मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं वसीम चौधरी फ्रॉम अकोला महाराष्ट्र और आज हम थर्मोडायनामिक्स के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उन्हीं को कंप्लीट करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो थर्मो का 31 क्वेश्चन है। इसके पहले हमने 2 लेक्चर में 15-15 करके थर्मो के 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। तो 31 नंबर का जो क्वेश्चन आपके सामने मैं लेने जा रहा हूँ, इस क्वेश्चन में देखो बच्चों, 1 मोल ऑफ मिथेनॉल when burned in oxygen gives out 723 kilojoule पर मोल हीट। मतलब जब आप मिथेनॉल के 1 मोल को जलाते हैं तो 723 किलोजूल मोल ऑफ हीट यूज होती है। इफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज यूज, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व। मतलब आपको 1 मोल मिथेनॉल को जलाने के बाद कितनी हीट मिल रही है वो दिया हुआ है, और अगर आप मिथेनॉल जलाने के लिए 1 मोल ऑक्सीजन यूज करेंगे तो उस वक्त हीट कितनी इवॉल्व होगी। तो बच्चों सबसे पहले इसमें हमें क्या करना है कि मिथेनॉल के हीट ऑफ कंबशन की रिएक्शन बैलेंस करना है। तो मिथेनॉल का जब हीट ऑफ कंबशन हम बैलेंस करेंगे, जैसे कि CH3 बॉन्ड OH प्लस O2 इट गिव CO2 प्लस H2O। अब ये रिएक्शन को जब हम बैलेंस करेंगे, इसका हीट ऑफ कंबशन दिया है 723 kilojule. Delta H is equal to 723. It is minus. Combustions are always negative. तो मिथिल अल्कोहल प्लस O2 इट गिव्स CO2 प्लस H2O। अब इस रिएक्शन को बैलेंस बहुत सिंपल है। कार्बन इसमें 1 है, इधर जितने कार्बन उधर उतने CO2, तो दैट इज 1 CO2। ठीक है, देन हाइड्रोजन 3 और 1 4, तो ट्वाइस H2O। मतलब ये बैलेंसिंग हमने इसके पहले देखे थे, बैलेंस किस तरीके से किया जाता है। मेन रिएक्टेंट में जितने कार्बन है, प्रोडक्ट साइड में उतने CO2 करना है, जितने कार्बन उतने CO2, इधर जितने हाइड्रोजन है उसके आधे H2O। मतलब इधर हाइड्रोजन 3 और 1 4 है, तो ट्वाइस H2O। अब इधर टोटल ऑक्सीजन कितने हैं, तो ये 2 और ये 2 4 ऑक्सीजन में से 1 ऑक्सीजन ऑलरेडी इस कंपाउंड में है, मतलब बचे 3 ऑक्सीजन। तो 3 ऑक्सीजन या बैलेंस करेंगे तो 3/2 O2, मतलब ये हो जाएंगे 3 ऑक्सीजन। 3/2 O2 मीन्स 3 ऑक्सीजन। अब बच्चों यहाँ एकदम क्लियरली समझ में आ रहा कि 1 मोल मिथेनॉल को बर्न करने के लिए 3/2 मोल O2 लगता है, तब जाके इतनी हीट इवॉल्व होती है। मतलब ये जो वैल्यू दी हुई है आपको, कौन सी, 723 किलोजूल, ये मिथेनॉल के 1 मोल के लिए यानी कि ऑक्सीजन के 3/2 मोल के लिए दी हुई। मतलब अगर हम 3/2 मोल ऑक्सीजन यूज करेंगे तो 723 किलोजूल हीट इवॉल्व होगी। तो मैं इक्वेशन लिख लूंगा, फॉर 3/2 मोल ऑफ O2 723 किलोजूल हीट इज इवॉल्व। सो देयरफॉर फॉर 1 मोल ऑफ O2, मतलब क्वेश्चन बड़ा सिंपल है कि 1.5 मोल के लिए 723, तो 1 मोल के लिए कितना। मतलब बस आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है बाय गेटिंग, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप इसका आंसर निकाल लेंगे, दैट विल बी दी 482 किलोजूल। बहुत सिंपल है, 3/2 मतलब 1.5 मोल। तो 723 ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके निकालना है। यानी सादी भाषा में अगर देखा जाए तो 723 को 1.5 से डिवाइड करना है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में मिथेनॉल के 1 मोल के लिए 3/2 मोल O2 लग रहा था। आपको क्वेश्चन ये पूछा गया था, अब O2 1 मोल लगेगा तो कितना हीट इवॉल्व होगा। तो जस्ट बैलेंसिंग के बेसिस पे कर सकते। इसका 1 मोल दिया गया था, इसके 1 मोल के लिए हीट 723 किलोजूल थी, तो इसके 1 मोल के लिए 3/2 मोल O2 लग रहा। क्वेश्चन ये पूछा गया था, जब आप 1 मोल O2 यूज करेंगे तो कितनी हीट इवॉल्व होगी। इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। ये क्वेश्चन भी बच्चों कंबशन रिएक्शन पर आधारित है। इस क्वेश्चन में बोला गया, एक इंसान मतलब पर्सन इनहेल 642 किलोजूल, मतलब 640 ग्राम ऑक्सीजन। मतलब एक इंसान जो है वो 640 ग्राम ऑक्सीजन को इनहेल करता है। इफ ऑल दिस ऑक्सीजन इज यूज्ड अप फॉर कन्वर्टिंग शुगर इनटू CO2 एंड H2O। मतलब अगर ये इंसान है और ये 640 ग्राम ऑक्सीजन इनहेल करता है और ये पूरा ऑक्सीजन अपने बॉडी में के सुक्रोज को CO2 और H2O में कन्वर्ट करने के लिए यूज करता है, तो द हीट इवॉल्व इन 1 डे विल बी, मतलब एक दिन में कितनी हीट इवॉल्व होगी। अब आप सबसे पहले ये देखो कि इन्फॉर्मेशन दी हुई क्या है। हीट ऑफ कंबशन ऑफ सुक्रोज दिया गया -5645 किलोजूल। तो हम क्या करेंगे, लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, जैसे मिथिल अल्कोहल के कंबशन को बैलेंस कर रहे थे, इसी तरीके से सुक्रोज के हीट ऑफ कंबशन को बैलेंस करेंगे।
उसमें ये समझ में आएगा कि 1 मोल सुक्रोज जब जलता है तो उसके लिए कितने मोल ऑक्सीजन यूज हो रहे हैं, और हमको 640 ग्राम ऑक्सीजन दिया गया था। आप सबसे पहले ये 640 ग्राम ऑक्सीजन को मोल में कन्वर्ट कर लेंगे, तो गिवन वेट है 640 और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट है 32, तो कैलकुलेबल टर्म्स है 640 अपॉन 32 यानी कि 20 मोल। आपके पास 640 ग्राम ऑक्सीजन यानी कि 32 मोल ऑक्सीजन दिया गया। अब आपको सिंपली सबसे पहले बैलेंस करना है, तो मैं इसकी बैलेंस रिएक्शन आपको बता रहा हूँ। देखो बच्चों, ये सुक्रोज के कंबशन की बैलेंस रिएक्शन है। जब सुक्रोज का 1 मोल हम जलाते हैं तो 12 मोल O2 लगते हैं। ये बहुत ही सिंपल बैलेंसिंग है, जैसे हमने पहले देखे थे। इधर जितने कार्बन है उधर उतने CO2, इसमें जितने हाइड्रोजन है उसके आधे H2O, और फिर उधर ऑक्सीजन जो है इधर 12 दूना 24 और 11 मतलब 35 ऑक्सीजन है। तो 35 ऑक्सीजन में से पहले 11 ऑक्सीजन यहाँ माइनस कर लो, मतलब बजट 24। टू बैलेंस 24 ऑक्सीजन आपको 12 O2 करना पड़ेगा। तो इस रिएक्शन में क्लियरली दिख रहा है कि 1 मोल सुक्रोज को कंबशन करने के लिए 12 मोल O2 लग रहे हैं। तो 12 मोल O2 जब लगेंगे, मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं कि 12 मोल O2 को जब कंबशन किया जाएगा तो इतनी हीट हो रही है, इतनी डिवॉल्व हो रही है। सो देयरफॉर जो 640 ग्राम दिया गया था यानी कि 20 मोल O2, तो 20 मोल O2 से x किलो जूल। आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो आप देखेंगे जो 20 है वो 12 के डबल से थोड़ा कम है। 12 का डबल 24 होता, ये उससे थोड़ा कम है। तो ये जो वैल्यू है इसका डबल मतलब 5,500, तो इसका डबल कितना होगा 11,000, उससे कम मतलब 10,000 के आसपास आपका आंसर आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में 10,000 के आसपास एक ही ऑप्शन दिया गया एंड दैट इज ऑप्शन सेकंड। तो कुछ कुछ कैलकुलेशन हम करने के बजाय एक अप्रॉक्स कैलकुलेशन गेस कर सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते आएंगे। क्वेश्चन आई होप सो कि आपके समझ में आ गया होगा। अपन ने इसको सबसे पहले मोल में कन्वर्ट करें, कंबशन ऑफ सुक्रोज पर से बैलेंस रिएक्शन करें। दूसरे रिएक्शन में समझ में आ रहा कि सुक्रोज के 1 मोल को जलाने के लिए कितने मोल O2 लग रहे, मतलब उतने मोल O2 जो 12 मोल O2 लग रहे थे, 12 मोल O2 को आप इससे रिलेट कर सकते। तो 12 मोल O2 के लिए इतनी हीट इवॉल्व हो रही है, तो 20 मोल O2 से अपन हीट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 33, अ सिलेंडर ऑफ गैस कंटेन 11.6 kg ऑफ ब्यूटेन। अब यहाँ पे एक सिलेंडर है, इसमें 11.6 मतलब 11,600 ग्राम ब्यूटेन है। इफ अ नॉर्मल फैमिली नीड्स 2 इंटू 10⁻⁴ किलो जूल मतलब 20,000, उसको अगर जूल में कन्वर्ट करें तो इट इज 20,000 जूल एनर्जी पर डे रिक्वायर्ड फॉर कुकिंग। हाउ लॉन्ग विल द सिलेंडर लास्ट गिवन दैट हीट ऑफ कंबशन ऑफ ब्यूटेन। तो देखो बच्चों, कंबशन इज डिफाइंड फॉर 1 मोल, मतलब अगर किसी कंपाउंड के कंबशन की वैल्यू दी हुई हो, ठीक है, तो उस वैल्यू को आप उसके 1 मोल से रिलेट कर सकते। वी नो दैट द फार्मूला ऑफ ब्यूटेन इज C4H10। अब ब्यूटेन का फार्मूला C4H10 है। इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 12 4 जा 48 और 10 58, मतलब जब हम 58 ग्राम ब्यूटेन को जलाएंगे, ठीक है, तो 58 ग्राम ब्यूटेन को जलाने के बाद हमको -2600 किलो जूल एनर्जी मिलेगी, इतनी डिवॉल्व होगी। आपके पास जलाने के लिए 11,600 ग्राम ब्यूटेन है, तो 11,600 ग्राम ब्यूटेन को जलाने से आपको x किलो जूल एनर्जी मिलेगी। अब ध्यान से देखो, टर्म्स कैलकुलेबल है। 58 का डबल होता है 116 और उसके आगे 2 जीरो लगाना है। 58 का डबल होता है 116, उसके आगे 2 जीरो। तो आप 26 का डबल कितना होगा 52, उसके आगे 2 जीरो, जो यहाँ रिलेशन लग रहा था, और ये 2 जीरो तो ऑलरेडी रहेगा, ठीक है। तो 5,20,000 किलो जूल, ये आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। 58 ग्राम ब्यूटेन जलाने से 2600 किलो जूल एनर्जी मिलती है, तो 11,600 ग्राम ब्यूटेन जलाने से 5,20,000 किलो जूल एनर्जी मिलेगी। जैसे कि इस फैमिली की रिक्वायरमेंट है, इस फैमिली को 20,000 जूल एनर्जी एक दिन के लिए चलता है। अब हमने ये जो कन्वर्ट करे, ठीक है, ये मतलब किलो जूल,
ठीक है, ये किलो जूल में रखे हमने, 2 इंटू 10⁻⁴ किलो जूल मतलब 20,000 किलो जूल। अब इस फैमिली की रिक्वायरमेंट है 20,000 किलो जूल पर डे। इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से अब अगर मैं बताऊँ कि इस फैमिली को 20,000 किलो जूल एनर्जी एक दिन के लिए लगती है, तो 5,20,000 किलो जूल एनर्जी इट रिक्वायर्ड फॉर वाई डेज। अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब देखो बच्चों, 20,000 में और ये मतलब 2 में और 52 में जो रिलेशन है 26 टाइम है, तो 26 टाइम्स, ठीक है। तो 1 का भी आपको क्या करना पड़ेगा 26 टाइम, तो 1 का 26 टाइम दैट इज इक्वल टू 26। 20,000 का 26 टाइम होता है 5,20,000। अब ये आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके भी कर सकते। तो इट रिक्वायर्ड मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा 26 डे, मतलब उस फैमिली को वो सिलेंडर जो है 26 दिन तक के चलेगा। वो 26 डेज उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर, मतलब जो अपना क्वेश्चन था, ठीक है। द क्वेश्चन नंबर जो 33 था उसका आंसर रहेगा फर्स्ट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन दैट द एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 H2O प्रोपीन एंड, मतलब इनके हीट ऑफ फॉर्मेशन दिए हुए। चेक कर लो इस क्वेश्चन में कंपाउंड के CO2 H2O एंड प्रोपीन इनके हीट ऑफ फॉर्मेशन दिए हुए एंड रिस्पेक्टिवली, एंड द एंथैल्पी ऑफ आइसोमराइजेशन। साइक्लोप्रोपेन जब आइसोमराइज होकर प्रोपीन बनेगा, मैं एक पॉइंट क्लियर कर लूंगा, साइक्लोअल्केन और अल्कीन ये एक दूसरे के रिंग चेन आइसोमर है, दोनों का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है CnH2n। ध्यान में रखना इस पॉइंट को, साइक्लोअल्केन और अल्कीन, देन साइक्लोअल्कीन एंड अल्काइन आर द एग्जांपल्स ऑफ रिंग चेन आइसोमर। तो ये जो प्रोपीन है और साइक्लोप्रोपेन है एक दूसरे के रिंग चेन आइसोमर है। आइसोमराइजेशन ऑफ साइक्लोप्रोपेन भी दिया गया -33 किलो जूल। क्वेश्चन पूछा गया था द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ साइक्लोप्रोपेन, मतलब आपको साइक्लोप्रोपेन का हीट ऑफ कंबशन पूछा गया। तो बच्चों यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, साइक्लोप्रोपेन के हीट ऑफ कंबशन की रिएक्शन बैलेंस करना पड़ेगी। ये क्वेश्चन हेसेस लॉ पर आधारित है। आप साइक्लोप्रोपेन के हीट ऑफ कंबशन की रिएक्शन बैलेंस करो, दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। एंड ये जो डाटा दिया गया था इनको आपको इक्वेशंस के फॉर्म में अरेंज करना है, वो रहेंगे आपकी गिवन इक्वेशन। अब गिवन इक्वेशन से आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन तक के पहुंचना है, तो मैं चलो बताता हूँ इस क्वेश्चन को कैसा करेंगे। देख लो, यहाँ पर आपकी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो इस तरह से है, दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये साइक्लोप्रोपेन है, जब ये कंबशन करेंगे तो साइक्लोप्रोपेन विथ O2 गिव CO2 + H2। जैसे अभी मैंने बताया था कि कार्बन और हाइड्रोजन हम प्रोडक्ट साइड बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड बैलेंस करेंगे, ये रिएक्शन बैलेंस करके दी गई। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। और ये जो आपकी इन्फॉर्मेशन दी गई थी ये इसके हिसाब से आपके गिवन इक्वेशन है। अब हेसेस लॉ में क्या करना होता है, आपका मेन प्रोडक्ट और मेन रिएक्टेंट आपको सबसे पहले अरेंज करना है। देखो बच्चों, इक्वेशन जो रिक्वायर्ड इक्वेशन में साइक्लोप्रोपेन है वो इक्वेशन 4 में है। हमको जितना चाहिए उतना ही दिया हुआ है, जिस साइड चाहिए उस साइड है, तो इक्वेशन 4 हम एज इट इज लेंगे। इसके बाद रिक्वायर्ड इक्वेशन में CO2 चाहिए 3 CO2, देखो 3 CO2 चाहिए, तो इक्वेशन 4 को तो सिंपली हम ऐड ही करेंगे। अब बचा 3 CO2, तो इक्वेशन 1 में CO2 है, जितना चाहिए 3 चाहिए, 1 दिया, जिस साइड चाहिए उस साइड दिया हुआ है, तो इक्वेशन 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। बाद में 3H2 रिक्वायर्ड इक्वेशन में चाहिए, इक्वेशन 2 में H2 दिया हुआ है बट एक ही दिया हुआ है, जिस साइड चाहिए उस साइड है बट एक ही है, तो इसको भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 3। तो इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 2 को 3 से, 1 को 3 से मल्टीप्लाई क्यों करें, फॉर थ्राइस CO2, इसके लिए इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें। फॉर थ्राइस H2O इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, फॉर थ्राइस H2O। अब देखो इक्वेशन 4 जो थी वो था आइसोमराइजेशन ऑफ साइक्लोप्रोपेन, जो क्वेश्चन में दिया गया था। तो आइसोमराइजेशन का मतलब होता है, सपोज आपको A का आइसोमराइजेशन होकर B बन रहा, तो A गिव्स B ही लिखना था। तो साइक्लोप्रोपेन आइसोमराइज होकर प्रोपेन बना रहा, और इसकी वैल्यू आपको डेल्टा H की दी गई थी -33 किलो जूल। अब बच्चों इक्वेशन 3 जो है इसका यूज हमें समझ में नहीं आया, तो एक बात ध्यान में रखना, ये जो आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है इसके लिए हमने इक्वेशन 4 लिए ऐड करें, इन दोनों के लिए हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन
2 का यूज लिए। इसमें O2 ऐसा कंपोनेंट है, इसमें एक मैं हिंट देता हूँ, रिक्वायर्ड इक्वेशन का अगर कोई ऐसा कंपोनेंट जो गिवन इक्वेशन में एक से ज़्यादा बार आता है, ध्यान से सुनना, इफ एनी कंपोनेंट ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन में एक से ज़्यादा बार आता है वो बेवफा है, और बेवफा जो है उसको बैलेंस नहीं करना है, वो ऑटोमेटिक बैलेंस होगा। अब आपको इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 का यूज समझ में आ गया, इक्वेशन 3 का यूज समझ में नहीं आ रहा, तो आपको एक काम करना है, इक्वेशन 3 को रहने देना है, पहले 1, 2 और 4 ये ऑपरेशन परफॉर्म करके इनका रिजल्टेंट इक्वेशन लाएंगे, उस रिजल्टेंट इक्वेशन पर से समझ में आएगा कि इक्वेशन 3 का यूज कैसे लेना है। ठीक है, इक्वेशन 3 का यूज हम उसके बाद सोचेंगे। तो आप पहले इनकी रिक्वायर्ड इक्वेशन, इन तीनों पर से रिजल्टेंट इक्वेशन लो, और फिर उस पर से आप इक्वेशन 3 का यूज लेके रिक्वायर्ड इक्वेशन तक के बहुत ही कंफर्टेबली पहुंच सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। एसिस लॉ पर क्वेश्चन जो रहते हैं इनमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं रहते, नॉर्मल एडिशन सब्सट्रैक्शन के कैलकुलेशन रहेंगे। अब वैल्यूज पुटअप करके सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2091 किलो जूल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन एक कंसेप्ट पर आधारित है, और एक कंसेप्ट ये है कि अगर आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन, मैं इस पर 3 टाइप के क्वेश्चन बताना चाहूँगा। कंपाउंड की हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यूज अगर दी हुई हो, ठीक है, और आपको स्टेबिलिटी कंपेयर करना है, तो जिसका अगर यहाँ पे 3 ऑप्शन है, पहला लेट सपोज दैट सभी वैल्यू पॉजिटिव है, जैसे 100, 200, 300, 400, तो जो वैल्यू सबसे कम रहेंगी वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा। 100, 200, 300, 400 में 100 वाला ज़्यादा स्टेबल रहेगा। लेट सभी वैल्यू निगेटिव है, -100, -200, -300, -400, तो जो वैल्यू ज़्यादा रहेंगी, आपको यहाँ पे मैग्नीट्यूड ही कंपेयर करना है, साइन नहीं। बट अगर निगेटिव में ज़्यादा वैल्यू -400 तो ज़्यादा स्टेबल रहेगा। इसका सिंपल लॉजिक क्या है, अगर ये कोई कंपाउंड है, ये जितनी हीट एब्सॉर्ब करेगा उतनी इसकी एनर्जी, जितनी ज़्यादा एब्सॉर्ब करेगा उतनी एनर्जी ज़्यादा बढ़ेगी, एनर्जी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी स्टेबिलिटी उतनी कम रहेगी। और इवॉल्व करते वक्त ये जितनी कम हीट, जितनी ज़्यादा हीट इवॉल्व करेगा, जैसा -400 इवॉल्व कर डाला, -300, -200, -100, बट -400 में ज़्यादा हीट इवॉल्व करा, तो जितनी ज़्यादा एनर्जी इवॉल्व करेगा उतनी एनर्जी इसकी कम बचेगी। मतलब लॉजिक क्या है कि एब्सॉर्ब करते वक्त, यानी अगर वैल्यू पॉजिटिव हो तो अमाउंट कम होना, तो ज़्यादा स्टेबल, और इवॉल्व करते वक्त यानी कि साइन जब निगेटिव है तो जितनी ज़्यादा एनर्जी इवॉल्व होगी उतनी इसकी एनर्जी कम बचेगी, तो ये ज़्यादा स्टेबल रहेगा। मतलब अगर वैल्यूज पॉजिटिव हो तो अमाउंट कम होना, और वैल्यूज अगर निगेटिव हो तो अमाउंट ज़्यादा होना, इन दैट केस इट इज़ मोर स्टेबल। अब अगर कुछ पॉजिटिव है और कुछ निगेटिव है, जैसे इस क्वेश्चन में ये 4 कंपाउंड के वैल्यूज दिए गए थे, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन चारों कंपाउंड को वर्टिकली अरेंज करेंगे लाइक दिस, जो दिया गया सीक्वेंस था उसके हिसाब से हमने अरेंज करें। O3 की वैल्यू, CO2, NH3 और HI की वैल्यूज दी हुई है, कुछ पॉजिटिव है कुछ निगेटिव है। अब ज़्यादा स्टेबल कौन रहेगा, तो अगर कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव, तो निगेटिव वाले ज़्यादा स्टेबल रहेंगे, उसमें भी जो निगेटिव में ज़्यादा रहेगा, जैसे कि -393 और -46, तो इनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा NH3। ठीक है, और आपको इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे, आपको इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इंक्रीजिंग मतलब आप क्या करेंगे, सबसे कम स्टेबल कौन है वो चेक करेंगे। तो इसमें ये तो CO2 सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया, सबसे कम स्टेबल वो रहेगा जो पॉजिटिव में सबसे ज़्यादा रहेगा, तो सबसे कम स्टेबल रहेगा इसमें O3, क्योंकि पॉजिटिव में सबसे ज़्यादा है। तो मैं लिखना शुरू करता हूँ, O3 सबसे कम स्टेबल रहेगा, उससे ज़्यादा स्टेबल रहेगा HI, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है HI। अब उससे ज़्यादा स्टेबल रहेगा NH3, निगेटिव में कम है NH3, और सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा CO2 लाइक दिस। तो इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा CO2, ये हो गई स्टेबिलिटी। अब अगर मैं ये बोलूँ सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, तो इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन रहेगा, CO2। निगेटिव में और पॉजिटिव वैल्यूज दी भी रही, तो जो निगेटिव वैल्यू रहती है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल रहती है, उसमें भी ज़्यादा होना, जैसे -200 है -100 है, तो -200 याद रहेगा, ज़्यादा हीट इवॉल्व हो रही है, और साइन का मतलब यहाँ पे इवॉल्व से होगा। आप अगर मैथमेटिकली देखें तो -100, -200, -100 ज़्यादा है, बट यहाँ हमको साइन बाजू में रखना है, -100, -200 है तो 200 ज़्यादा है, तो इस हिसाब से आपको अरेंज करना है। तो O2 HI NH3 CO2 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, O2 HI NH3 CO2, द आंसर इज 3rd, ये रहेगा इसका आंसर स्टेबिलिटी का। ओके, तो आई होप सो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको पहले देख लो। इस क्वेश्चन में बच्चों फिर से मैं बताने जाऊंगा कि आपको पूछा क्या है, कंबशन ऑफ मीथेन पूछा है। यहाँ पे वैल्यू एक्स वाई जेड के फॉर्म में दिया है, सिंपल एसएस लॉ बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें हमको करना क्या है, सबसे पहले हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन एंड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, इन सब के आपको जो इंफॉर्मेशन है वो रिएक्शन के फॉर्म में अरेंज करना है, उनको कहेंगे गिवन इक्वेशन। और पूछा है हीट ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, दिस इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें जो रिक्वायर्ड इक्वेशन ये आपके सामने है, बहुत ही सिंपल है ये रिक्वायर्ड इक्वेशन। आप आराम से, अब फॉर्मेशन ऑफ मीथेन इज वेरी इजी, आप आराम से इसको लिख सकते हैं। दिस इज अवर गिवन इक्वेशन, ये कंबशन ऑफ कार्बन है, ये फॉर्मेशन ऑफ H2 है और ये कंबशन ऑफ मीथेन है। तब आपको करना ये है कि ये जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है गिवन इक्वेशन से अरेंज करना है। इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन में कार्बन चाहिए, गिवन इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन में कार्बन दिया तो इसको सिंपली ऐड करेंगे, जितना चाहिए उतना है, जिस साइड चाहिए उस साइड है। फिर H2 चाहिए हमें, H2 2 चाहिए, इक्वेशन 2 में H2 दिया है बट 1 दिया हुआ है, तो हम इसको करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई। फिर अगला क्वेश्चन, हमको रिक्वायर्ड इक्वेशन में CH4 चाहिए, प्रोडक्ट साइड चाहिए, इक्वेशन 3 में CH4 दिया है बट रिएक्टेंट साइड दिया है, तो हम इसको रिवर्स करेंगे। जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो इसका साइन चेंज होगा, तो जो माइनस जेड है ये प्लस जेड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि साइन चेंज होगा। जितना चाहिए उतना है बट प्रोडक्ट साइड चाहिए, रिएक्टेंट साइड है, रिवर्स करेंगे। और जब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी माइनस ट्वाइस पाई हो जाएगा और ये माइनस एक्स तो एज इट इज रहेगा, तो माइनस एक्स माइनस ट्वाइस पाई प्लस जेड, इसका हम रिजल्टेंट निकाल लेंगे, ये अपने रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएंगे। यही ऑप्शन जो है दैट माइनस एक्स प्लस 2y प्लस जेड, इट इज गिवन इन द ऑप्शन 4। चेक कर लो, सिंपल है। तो ये एक्स वाई जेड के फॉर्म में था, उलट ये क्वेश्चन आसान था, कैलकुलेशन करना नहीं था, एक बार 2 से मल्टीप्लाई करना था, एक बार रिवर्स करके साइन चेंज करना था और जो वैल्यूज आएंगे उनका रिजल्टेंट निकालना था। तो इस तरह से इसका आंसर आएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन एसएस लॉ। यहाँ और आसान है आपके लिए, आपको गिवन इक्वेशन दिए हुए, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, देन इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। अब आपको अरेंज इसमें करना था हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NCl3, दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। बड़ा एक काम करना है, NCl3 की हीट ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शन जो मैं यहाँ आपके सामने लिखने जा रहा हूँ, NCl3 की रिक्वायर्ड इक्वेशन, तो NCl3 की फॉर्मेशन की रिक्वायर्ड इक्वेशन रहेगी। इसमें एलिमेंट कौन है, नाइट्रोजन की फिजिकल स्टेट है N2, क्लोरीन की फिजिकल स्टेट है Cl2, नाइट्रोजन 1 चाहिए, इधर 2 है तो हाफ N2, क्लोरीन 3 चाहिए, इधर 2 है तो 3/2। तो ये हो गई आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन। फॉर्मेशन कंबशन के जो बैलेंसिंग है हम थ्योरी में समझाते रहते, इट इज वेरी सिंपल, ये भी समझाने का समय नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मेशन किस तरीके से बैलेंस करते। जो मेन कंपाउंड है, एक बार बता दे रहा हूँ, जो मेन कंपाउंड है उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन कौन से, उनको उनकी एलिमेंट्री स्टेट में लिखना है। नाइट्रोजन क्लोरीन की एलिमेंट्री स्टेट है N2 और Cl2। जो कुछ भी बैलेंसिंग करना है वो रिएक्टेंट साइड में करना है, तो हाफ N2 प्लस 3/2 Cl2 एज पर द रिक्वायरमेंट। अब आपको क्या करना है, अगले इसमें इस क्वेश्चन में ये काम करना है कि अब आपको ये चाहिए, गिवन इक्वेशन से ये लाना है। सबसे जैसा क्लियरली देख के समझ में आ जाता है कि अब देख लो, इसमें NCl3 प्रोडक्ट साइड चाहिए, इक्वेशन 1 में NCl3 दिया हुआ है और प्रोडक्ट साइड ही है, जितना चाहिए उतना है, जिस साइड चाहिए उस साइड है। इसके बाद में बचा N2 और Cl2। N2 आपको इक्वेशन 2 में दिया हुआ है, देखो N2 इक्वेशन 2 में दिया हुआ है, बट आपको N2 चाहिए, मतलब इक्वेशन 1 तो सिंपली ऐड करेंगे, इक्वेशन 1 हम ऐड करेंगे फॉर NCl3। चेक कर लो NCl3, हाफ N2 चाहिए, इक्वेशन 2 में N2 दिया हुआ है, इसको हम हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज आपको हाफ चाहिए, जिस साइड चाहिए उस साइड है, बट हाफ चाहिए, यहाँ 1 दिया गया था इसलिए हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे।
अब बचा, देखो इक्वेशन 1 का हमने यूज लिए, इक्वेशन 2 का हमने यूज लिए, अब बचा Cl2। Cl2 इक्वेशन 1 में भी था और इक्वेशन 3 में भी था, बट इक्वेशन 1 का हम ऑलरेडी यूज ले चुके हैं। तो बात करेंगे हम Cl2 की, यहाँ हमको चाहिए 3/2 और यहाँ दिया हुआ है 1, तो इसको हम 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इक्वेशन 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 3 को 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 1 को डायरेक्ट एज इट इज ऐड करेंगे। ये ऑपरेशन परफॉर्म करके आप आराम से आंसर निकाल लेते, मतलब ये इसका रहेगा माइनस डेल्टा H1, इसका रहेगा माइनस डेल्टा H2/2 और इसका रहेगा डेल्टा H3 3/2 डेल्टा H3 प्लस 3/2 डेल्टा H3। तो चेक कर लो, ये ऑल ऑप्शंस आर नेगेटिव। तो अगर वैल्यूज पुटअप करते हैं तो माइनस डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2/2 और माइनस 3/2 डेल्टा H3। तो इस तरीके से इसका आंसर रहेगा फर्स्ट। वेरी सिंपल, इट इज क्वेश्चन बेस्ड ऑन एसएस लॉ। अगला क्वेश्चन, अब आया क्वेश्चन न्यूट्रलाइजेशन पर। देखो बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन में यहाँ पर एक कंसेप्ट में बताने जा रहा हूँ। ये जो NaOH है, आपको इसकी मोलैरिटी दी हुई है और वॉल्यूम दिया हुआ है। NaOH की जो मोलैरिटी है वही उसकी नॉर्मेलिटी रहेंगी, बिकॉज वो मोनो एसिडिक बेस है। मैं नॉर्मेलिटी का फार्मूला आपके सामने लिखने जा रहा हूँ। नॉर्मेलिटी बराबर नंबर ऑफ MEQ अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो जब आपके पास नॉर्मेलिटी दी हो और वॉल्यूम इन ml हो, है ना, तो ये वॉल्यूम 20 ml है और 0.5 मोलार मतलब 0.5 नॉर्मल। तो नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम इन ml से आप नंबर ऑफ MEQ निकाल सकते हो। तो नंबर ऑफ MEQ का फॉर्मूला क्या रहेगा? नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन ml। तो सबसे मैं काम करूँगा, NaOH के नंबर ऑफ MEQ निकाल लूँगा 0.5 इंटू 20 इंटू 0.5 दैट इज 10। फिर मैं काम करूँगा कि HCl के भी नंबर ऑफ MEQ निकाल लूँगा। HCl के नंबर ऑफ MEQ आएंगे 100 ml इंटू मोलैरिटी 0.1। इसकी जो मोलैरिटी वो भी इसकी नॉर्मेलिटी रहेंगी, दैट इज इक्वल टू 10। अब देखो बच्चों, यहाँ पे 10 MEQ के लिए हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू दी हुई x। 20 ml 0.5 मोलर NaOH जब मिक्स कर रहे हैं 100 ml 0.5 मोलर HCl के साथ, तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन x हो रहा। तो बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन जो हो रहा वो 10 MEQ के लिए हो रहा। तो 10 MEQ के लिए हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है x। न्यूट्रलाइजेशन ये हमेशा एक्सोथर्मिक होता है। अब आपको पूछा तो इस हिसाब से व्हाट इज द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन डिफाइंड फॉर 1 ग्राम इक्विवेलेंट। ओके, और 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब होता है 1000 मिली इक्विवेलेंट। तो 10 MEQ के लिए माइनस x है, तो 1000 MEQ को ही कहते 1 ग्राम इक्विवेलेंट। बहुत सिंपल है, 1000 ये 10 का 100 टाइम्स है, तो आपको x का भी क्या करना पड़ेगा 100 टाइम्स। तो ये जो आंसर रहेगा दैट इज माइनस 100x, ऑप्शन फर्स्ट। सिंपल है। तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन डिफाइंड फॉर 1 ग्राम इक्विवेलेंट मतलब 1000 मिली इक्विवेलेंट। ये क्वेश्चन में मैं आपको समरी बताऊंगा। अगर आपको एसिड और बेस दिए हुए हो तो आप सबसे पहले उनके नंबर ऑफ MEQ निकालो, और नंबर ऑफ MEQ इस तरह से निकाल सकते हो। अब इसके 10 MEQ, इसके 10 MEQ है, तो न्यूट्रलाइजेशन 10 की लिए अगर एक के 10 रहते दूसरे के 20 रहते, अगले क्वेश्चन में है ऐसा, तो न्यूट्रलाइजेशन जो रहेगा 10 ही के लिए होगा। तो आप ये देखो लो कि बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन कितने MEQ के लिए हो रहा है, तो 10 MEQ के लिए हो रहा। दोनों के 10 MEQ आ रहे थे। अगर ये डिफरेंट आते तो जो छोटा नंबर है वो अपना कॉमन नंबर है, तो उतना ही न्यूट्रलाइज होता, और जो ज़्यादा नंबर है उसका बच जाता। तो 10 MEQ के लिए माइनस x हो रहा, तो 1000 MEQ के लिए निकाल सकते। फिर सवाल ये है कि हमने 1000 MEQ के लिए क्यों निकाले? तो 1000 MEQ मतलब 1 ग्राम इक्विवेलेंट होता है, और न्यूट्रलाइजेशन डिफाइंड स्टैंडर्डली फॉर 1 ग्राम इक्विवेलेंट, यानी कि इक्विवेलेंट वेट की इतना। तो बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या तो डायरेक्टली रिलेशन अप्लाई कर सकते। तो माइनस 100x रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो मैं बताने जा रहा था, देखो बच्चों H2SO4 है, पर यहाँ इसकी नॉर्मेलिटी दी हुई है, तो 50 इंटू 0.2 आप आराम से इसके नंबर ऑफ MEQ कर सकते। तो 50 इंटू 0.2 दैट इज इक्वल टू 10 MEQ। वही नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन ml, सेंटीमीटर की मतलब ml होता है। ये 1 नॉर्मल इंटू 50, इसके रहेंगे 50 MEQ। अब देखो बच्चों, यहाँ पे H2SO4 के MEQ है 10, ओके, और KOH के MEQ है 50।
तो 40 MEQ ऑफ KOH बच जाएगा, वो न्यूट्रलाइज नहीं होगा। तो ये 10 है और ये 50 है, तो इसमें से 10 ही इसको न्यूट्रलाइज कर पाएगा। तो अपना रिलेशन मतलब आंसर आएगा 10 MEQ जब न्यूट्रलाइज होता है तो उस वक्त आपको हीट लिबरेटेड पूछा हुआ क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ आपको एक ऑलरेडी जो आपके दिमाग में नॉलेज होता है, फिक्स पॉइंट जो आपको पता है कि अगर कोई स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस को न्यूट्रलाइज करेगा, है ना, 1000 MEQ जब उसका न्यूट्रलाइज होगा तो उस वक्त हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होता है -57.32 किलो जूल। ये जो नॉलेज है आपको पता होना चाहिए कि 1000 MEQ के वक्त हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है -57.32 किलो जूल, यानी दैट इज इक्वल टू -57320 जूल। तो 1000 के लिए इतना हो रहा, ये पता है, मतलब दिस इज फॉर 1 ग्राम इक्विवेलेंट। ये डेफिनेशन है न्यूट्रलाइजेशन की कि व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस देन हीट इवॉल्व्ड इज -57.32 किलो जूल। इट इज डेफिनेशन, ठीक है, ये डेफिनेशन के हिसाब से है। तो 1000 MEQ के लिए इतना हो रहा। अपना जो क्वेश्चन था उसमें जो MEQ का न्यूट्रलाइजेशन हो रहा था वो 10 है, तो 1000 के लिए इतना हो रहा, तो 10 के लिए क्या होगा इसका। अब देखो 1000 का 100 टाइम ले से 10, अब देखो ना 1000 से 10 तक कैसे पहुंचेंगे, 2 डिजिट 0 मतलब पॉइंट को 2 डिजिट पीछे करके, तो इधर भी पॉइंट 2 डिजिट पीछे कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा, दैट इज -573। ऑप्शन दिया, आपको हीट लिबरेटेड पूछा गया था, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना था। 573 2 बार दिया गया, बट अपन को जूल में, किलो जूल में तो वो होगा पॉइंट अगर 2 डिजिट पीछे करते हैं माइनस मतलब 0.5732, 0.5732 दिया हुआ नहीं है, तो आंसर रहेगा 0.5732 किलो जूल या फिर 573 जूल, ऑप्शन 4। ये भी उतना ही था अपने किलो जूल में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ये एक बहुत ही अच्छे कंसेप्ट पर है। देखो बच्चों, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा तब रहता जब अगर हमको आयंस की एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कंपेयर करना है, ठीक है, ये तो ये ज़्यादा तब रहेगा जब चार्ज ज़्यादा हो और साइज कम हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया मैंने आपको। मोर द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन इफ चार्ज इज मोर साइज इज लेस। सादे भाषा में हम बोलेंगे कि चार्ज ज़्यादा हो और साइज कम हो तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा रहेगा। अब देख लो इसमें चार्ज ज़्यादा का है, ये +2 है +2 है, ये दोनों में चार्ज ज़्यादा है, ये तो नहीं रहेगा। अब इन दोनों में चार्ज ज़्यादा है दोनों जगह है, बट साइज देखेंगे इसकी रेडियस 0.135 है और 0.0065 है, तो अल्टीमेटली इसकी साइज मतलब यहाँ पे जो है वो रेडियस कम है, तो ये चार्ज ज़्यादा है और साइज कम है। ये आंसर मतलब अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट, ये इसका आंसर है। यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा है, तो चार्ज ज़्यादा साइज कम, ये एक अच्छा कंसेप्ट था, इस पॉइंट को नोट डाउन कर लेना। इफ चार्ज इज मोर एंड साइज इज लेस, एरो ऊपर मतलब ज़्यादा, एरो नीचे मतलब कम, देन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन इज मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये बॉर्न हैबर साइकिल पर बेस है, जो अल्टीमेटली हेसेस लॉ पर बेस है। आपको क्वेश्चन ये पूछा गया था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। ये पहली रिएक्शन है, यहाँ से ये दूसरी रिएक्शन है और ये यहाँ से आगे तीसरी रिएक्शन है, ठीक है। 3 स्टेप है, आपको हाफ Cl2 से शुरू करके Cl नेगेटिव, ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, तो हाफ Cl2 से Cl नेगेटिव, ये इक्वेशन आपको 3 स्टेप में दी हुई है। अब आपको करना ये था कि इन तीनों के डेल्टा H को ऐड करना था। मतलब अगर हम A टू D में, मतलब अगर हम A टू D, A टू B, B टू C और C टू D 3 स्टेप में जाते हैं, तो A टू D का जो एंथैल्पी चेंज है वो A टू B, B टू C, C टू D की एडिशन रहेंगे। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्लोरीन का हीट ऑफ डिसोसिएशन दिया गया था, कितना दिया गया क्लोरीन का हीट ऑफ डिसोसिएशन, ये हीट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ क्लोरीन 240 किलो जूल। अब डिसोसिएशन डिफाइंड फॉर 1 मोल, बट अपनी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसमें क्लोरीन का आधा मोल है, देखो ये आधा मोल है, तो डिसोसिएशन तो 1 मोल के लिए रहता, तो आधे, अगर 1 मोल के लिए वैल्यू 240 है तो आधे मोल के लिए वैल्यू कितनी रहेंगी 120। उसके बाद
क्लोरीन एटम से क्लोरीन एनायन बन रहा है यहाँ पे, ये क्लोरीन मैंने ऊपर लिख दिया इसको, इसी को ऊपर लिखा, क्लोरीन एटम को क्लोरीन एनायन बन रहा, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन, दिया हुआ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दी है -349, और ये एक एटम के लिए रहती है, यहाँ एक ही एटम यूज किया गया, मतलब ये -349 हम एज इट इज लेंगे। बाद में क्लोरीन आयन से, क्लोरीन गैसियस आयन से क्लोरीन का एक्वियस आयन बन रहा, इसे कहेंगे हाइड्रेशन एनर्जी, और हाइड्रेशन एनर्जी क्लोरीन की भी एक आयन के लिए रहती है, दी हुई -381, ये रहेगा -381। मतलब अगर हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो ये तीन वैल्यूज को हमको ऐड करना पड़ेगा। सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग का क्वेश्चन था, दिखने में क्वेश्चन बहुत डरावना है, बट इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। आपको सिंपली एक पॉइंट ध्यान में रखना था कि जब डिसोसिएशन क्लोरीन का दिया गया था वो 1 मोल के लिए रहता, और आपकी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन थी उसमें क्लोरीन आधा मोल था, तो आपको आधे मोल के लिए इस वैल्यू को हाफ कर, 1 मोल के लिए 240 है, तो आधे मोल के लिए 120, फिर 120, और बाकी तो जो दी मतलब जो गिवन वैल्यूज थी वही रिक्वायर्ड थी अपनी, तो सिंपली इन सबको ऐड करना था, मतलब 120 -349 -381, आप इसके एडिशन कर लो तो इसके एडिशन आ जाएंगी -610। नॉर्मल, इट इज़ वेरी सिंपल, मतलब कैलकुलेशन तो बहुत ही सिंपल रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ये हमने ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चन कल के लेक्चर में डिस्कस किए थे। हाइड्रोजनेशन ऑफ इथिलीन पूछा गया, आपको इथिलीन के हाइड्रोजनेशन की रिएक्शन में ये बैलेंस करके दिखा रहा हूँ, इट इज इथिलीन, जब इसका हाइड्रोजनेशन होगा एडिशन ऑफ H2, इट गिव H बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड। तो देखो बच्चों इसमें क्या करना है, इथिन का जब हम हाइड्रोजनेशन करेंगे इथेन बनेगा, तो जब बॉन्ड एनर्जीज दी हुई हो तो टोटल बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस टोटल बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, बहुत सिंपल। तो टोटल बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस टोटल बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट करके आप इसको इजीली कर सकते हैं, डेल्टा H निकाल लेंगे, आंसर रहेगा फर्स्ट। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन अच्छा था, इस क्वेश्चन में थोड़ा आपको मैं कुछ स्टेप्स बताऊंगा। एक्चुअल में आपको पूछा क्या गया था, स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी फ्री चेंज का मतलब डेल्टा G जीरो का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ क्या रिलेशन है, मतलब इनके बीच क्या रिश्ता है। तो रिश्ता तो डायरेक्टली याद भी कर सकते हैं, पर इसका बेसिक फार्मूला ये है, देख लो अच्छे से। वी नो दैट डेल्टा G0 इज इक्वल टू -2.303 RT log ऑफ Kp टू द बेस 10। अब ये तो बहुत ही सिंपल फंडामेंटल फार्मूला है, पता है आपको, ठीक है। अब इसमें से अगर मुझे ये हटाना है तो 10 हटा के यहाँ पे E आ जाएगा, तो अगली स्टेप रहेंगी डेल्टा G0 इज इक्वल टू -RT, जो लॉग जिसका बेस E हो उसे ln लिखते, ln Kp। अगली स्टेप में RT इधर चला जाएगा तो सिर्फ ln Kp बच जाएगा, तो ln Kp माइनस इधर जाए बाद माइनस ही रहेगा, मल्टीप्लीकेशन है, माइनस डेल्टा G0 अपॉन RT। अब हमको ये ln को उधर ट्रांसफर करना है, जब हम ln ट्रांसफर करते हैं तो लॉग का एक रूल है, लॉग का बेस अगर 10 हो तो इक्वल टू के उधर जाने के बाद एंटी लॉग होता, और लॉग का बेस अगर E हो तो इक्वल टू के उधर जाने के बाद वो E होता। तो देयरफॉर Kp इज इक्वल टू ln चला जाएगा उधर e रेस्ट टू दी पावर, ये पूरी टर्म चल जाएगी e के पावर में, मतलब ये ln उधर जाके e हो जाएगा, और उधर की जो पूरी टर्म है e के पावर में जाएंगी, तो e रेस्ट टू दी पावर माइनस डेल्टा G0 अपॉन RT। चेक कर लो, ये दिया हुआ है, देयरफॉर दिस इज द आंसर, द आंसर इज फोर्थ। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा फोर्थ, बाकी सारे फार्मूले इनकरेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पर कितने डरावने तरीके से पूछे हुए। 44 में क्या बोला गया, एक रिएक्शन है R1, ठीक है, इसका डेल्टा G x किलो जूल है, दूसरी रिएक्शन है R2, इसका डेल्टा G y किलो जूल है, और ये बोला गया कि रिएक्शन R1 इज नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर R1 नॉन स्पॉन्टेनियस है ना, डेल्टा G इसका y किलो, R2 का डेल्टा G y किलो, R1 जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, इसका मतलब ये है कि ये जो x है ये पॉजिटिव है, बिकॉज
अगर डेल्टा जी निगेटिव रहता तो रिएक्शन इज पॉजिटिव, तो बहुत ही सिंपल पॉइंट है। डेल्टा जी अगर निगेटिव हो तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी अगर पॉजिटिव हो तो रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। यहाँ बोला गया कि R1 जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, मतलब एक्स पॉजिटिव है। अब चेक कर लो, इसमें एक्स पॉजिटिव एक ही ऑप्शन में दिया गया और ये जिसमें दिए गए, बट आगे क्या बोला गया, R1 इज नॉन स्पॉन्टेनियस बट इफ दिस रिएक्शन R1 इज कंबाइंड विद R2 इट इज स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब ये रहता, अगर मैं ऐसा बोलूँ कि R1 सपोज +5 हो तो R2 डेफिनेटली 5 से ज़्यादा निगेटिव में रहेगा, लेट इट इज -7, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा -2 आएगा। R2 क्या है ये नहीं बोला गया, बट R1 ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, मतलब उसका जो वैल्यू रहेगा डेल्टा जी का जो x है वो पॉजिटिव रहेगा। जब उसको R2 के साथ कंबाइन करते हैं तो रिजल्टेंट जो रहेगा वो स्पॉन्टेनियस है, मतलब R2 की वैल्यू अपन ने एक हाइपोथेटिकल अरेंजमेंट करे, लेट R1 इज 5, मतलब ये होगा नॉन स्पॉन्टेनियस। जब R1 को R2 के साथ कपल करेंगे तो +5, इसको थोड़ी देर के लिए -7 लिए तो इट इज -2, तो वो R2 के साथ स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब ये होता है कि R1 जो x जो है वो पॉजिटिव है, y जो है वो नेगेटिव है, और मैग्नीट्यूड ऑफ y जो है वो x से ज़्यादा है, जो आपके सामने लिया मैंने। मतलब इसी तरीके से आराम से कंफर्टेबली सॉल्व करते हैं। सेकंड, नेक्स्ट, 1 मोल ऑफ परफेक्ट गैस आइसोथर्मली एक्सपांड टू 10 टाइम्स। 10 टाइम्स का मतलब होता है V1 बराबर 1 तो V2 बराबर 10, वॉल्यूम उसका। तो चेंज इन एंट्रोपी बहुत ही सिंपल है, डायरेक्टली मैं फार्मूला पुट अप करता हूँ। वी नो दैट डेल्टा एच का फार्मूला है 2.303 R, एक्चुअल में NR है 2.303 NR log टू द बेस 10 V2 अपॉन V1, बट नंबर ऑफ मोल की n बराबर 1 है। देखो n बराबर 1 है, R आपको पता है, V2 10 है, तो ये 10/1 that is log 10 to the base 10 that is equal to 1, तो 2.303 NR, n बराबर 1, तो फाइनली 2.303 R। तो ये थे हमारे आज के थर्मोडायनामिक्स के 15 क्वेश्चन, और हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे थर्मो के, और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तो बच्चों ये अपना हमारा आज का लेक्चर था। मैंने पहले बताया था कि टाइम बाउंडेशन होने की वजह से हम कुछ क्वेश्चन को हमें कुछ क्वेश्चन फास्ट लेना होता है। तो आप भी थोड़ा जो मैं चैप्टर ले रहा हूँ या जिस चैप्टर के आप MCQ अटेंड कर रहे हैं, थोड़ा उस चैप्टर को अच्छे से घर से पढ़ कर आओ। जैसे कि आपको पता है कि नीट की जो डेट है 26 जुलाई, नई डेट 26 जुलाई है, तो हमें इतना समय मिल गया है कि हम आराम से जो बचे हुए दिन है इसमें अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ड्यू टू दिस लॉकडाउन में कोशिश करूँगा कि आप घर बैठ के ही ये जो बैच है अपनी रैपिड रिवीजन की, इसमें मैं और ऐसे क्वेश्चंस लूँगा कि जो क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हो। आप इन क्वेश्चंस के आगे पीछे के MCQs घर पे भी सॉल्व करो। अगर मैं एक चैप्टर पे 60 क्वेश्चन ले रहा हूँ तो एटलीस्ट आपने 120 क्वेश्चन घर पे करना चाहिए, तब जाके आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होगी। तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत जल्द हम फिर अगले क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के बाय बाय।